जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे जो हमारा 2022 में आपका आर्मी जेडीक एग्जाम शिफ्ट नंबर 2 में वहां पे लगा था, उसके सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे और ये जानेंगे कि क्या क्या लेवल रहता है हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे थे। और यहाँ पे आप ये देखिएगा कितने क्वेश्चन आप यहाँ पे सही कर पा रहे हो। जो ये 50 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, अगर आपके 35 क्वेश्चन तक आप सही कर पा रहे, मान चलना तैयारी आपकी बिल्कुल वहां पे सही चल रही है। दोस्तों जैसा मैंने आपको बता ही रखा, मैं टोटल यहाँ पे 100 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराने वाला हूं। और यहाँ पे जो सेट मैंने करा दी है और साथ जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता दी, अगर आप ये सारी चीजें वहां पे तैयार करके चलते तो आपका जब भी एग्जाम में आप बैठोगे इसके बाहर क्वेश्चन वहां पे नहीं जाए, क्योंकि ये बात आपको भी पता वहां पे कि एग्जाम जब भी आपका वहां पे होगा उसके रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा वहां पूछे जाते हैं। अब जैसे कि मान चलो कि 2023 में जो आपका आर्मी जेडी एग्जाम वहां पे हुआ था, उसके जो सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे, कम से कम 2000 जो अभी एग्जाम 25 में हुआ था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके वहां पे रिपीट हो गए थे। तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रैक्टिस अच्छी खासी वहां पे बना के चलना, और इसके साथ साथ जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो सारे मैं आपको लिखाता हुआ वहां पे चलूंगा। बस अगर आपने ये 100 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे सॉल्व कर लिए, आप पेपर में बैठ जाना, यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को आपको मिल जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर वहां पे गुजरती है। यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके सामने शो ही कर जाएंगे, हम सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे वहां पे, हम केवल केवल वो चीजें देखेंगे कि हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन वहां पूछा गया और इससे रिलेटेड और क्या क्या हमारे पेपर में वहां चीजें पूछी जा सकती है। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको करना क्या है, पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, जो मैं मेन मेन पॉइंट बताता जाऊं सारे पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करते हुए चलने हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा जब पेपर में पूछा गया तो यहाँ पे ज्यादातर बच्चे सही आंसर यहाँ पे दे पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ से और भी कई सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या बता दो कि आप कहोगे 8 राज्य, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। आप काउंट करते चलना स्कोर कितना आपका यहाँ पे हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये 8 राज्य ये कौन कौन से यहाँ पे हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन ये आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। वहां पे 3 राज्य आपको ऐसे नाम दिएगा वहां पे जहां से कर्क रेखा गुजरती है, एक अलग आपका राज्य वहां पे दे देगा। तो कम से कम आपको ये सारे 8 राज्य जो हैं इनके नाम वहां पता होने चाहिए, और इन राज्यों से वो कर्क रेखा कहां से गुजरती है ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करिएगा। तो सबसे पहले ये तो हमें पता हो गया 8 राज्य यहाँ पे होते हैं। अब ये 8 राज्य के नाम आपको पता होने चाहिए। तो पहला राज्य यहाँ पे आप क्या बता दोगे, पहला तो हो गया दोस्तों, आप कहोगे, हम कहेंगे गुजरात राज्य आपका हो गया। इसके बाद गुजरात के बाद आपका एक राजस्थान यहाँ पे आ जाएगा। राजस्थान के बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य आ जाता है। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ यहाँ पे आ जाएगा आपका। छत्तीसगढ़ के बाद आप कहोगे झारखंड राज्य यहाँ पे आता है। इसके बाद कहोगे आपका पश्चिम बंगाल यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, पश्चिम बंगाल कह दोगे। बंगाल के बाद एक राज्य आपका त्रिपुरा, एक राज्य आपका त्रिपुरा हो जाएगा। और अगला राज्य आपका मिजोरम यहाँ पे आपका हो जाता है, क्या हो जाएगा, मिजोरम। तो पहले तो 8 राज्य आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा भारत से वहां पे गुजरती है, ये किस राज्य में सबसे ज्यादा आपकी सीमा वहां निर्धारण करती है। तो यहाँ पे एक चीज ये भी याद कर लेना कि जो सबसे लंबा मार्ग रहेगा वो कहाँ का रहता है, राजस्थान का रहेगा। लगभग मान चलना 1000 किलोमीटर मार्ग यहाँ पे रहता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे कम मार्ग कौन से राज्य में गुजरती है। तो आप बताओगे मिजोरम राज्य का बताना, यहाँ पे लगभग आप मान चलना 50 किलोमीटर आपका मार्ग वहां पे तय करती है। पहले ये चीज पता होगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इन राज्यों से ये कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से वहां पे यानी कौन कौन से जिले से वहां से आपकी ये जाती है। तो ये भी चीज यहाँ पे एक बार याद कर लेना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात से दोस्तों आपको ये अहमदाबाद के पास से ये रेखा वहां पे गुजरती है। इसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में आपके उदयपुर और बीकानेर को ये प्रभावित वहां पे करती है। इसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो ये भोपाल के जो दक्षिण वाला एरिया होता है वहां से आपकी निकलती है। इसके बाद अगर छत्तीसगढ़ की हम लोग बात करें, तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का एक बस्तर क्षेत्र है वहां से ये
जाती है। इसके बाद अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में रांची के पास से कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल आता है, यहाँ पे कुछ बिहार नाम का स्थान है, वहां से आपकी ये रेखा जाती है। इसके बाद जो आपका त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, इनकी जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां है वहां से ये रेखा आपकी गुजरती है। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको यहाँ पता होनी चाहिए, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो आपका अकबरनामा किसने वहां पे लिखा था, और ये चार ऑप्शन हमारे एग्जाम में वहां पे दिए गए थे। आप काउंट करते चलना स्कोर आपका यहाँ पे कितना बन रहा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा जाएगा अकबरनामा किसने वहां पे लिखा है। तो अकबरनामा किसने लिखा है, तो सीधा सीधा राइट आंसर आप क्या बताओगे, अबुल फजल ने, यानी ऑप्शन नंबर ए आप क्या कह दोगे, राइट आंसर अबुल फजल आपका यहाँ पे हो जाता है। तो अकबरनामा में बताया क्या गया है कि जो अकबर का जीवन काल है, यानी कि उनके जीवन काल के बारे में पूरा डिटेल से वहां पे सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अबुल फजल ने ये अकबरनामा कौन से वर्ष में वहां पे लिखा था, तो वर्ष का नाम भी याद कर लेना, कभी कभी वर्ष का नाम भी आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे याद करना 1590 ईस्वी में, इसे फारसी भाषा में, किस भाषा में आप बताओगे, इसे फारसी भाषा में वहां पे लिखा था। एक पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कितने खंडों में विभाजित किया था, तो ये आपका लगभग 3 खंडों में आपका यहाँ पे डिवाइड किया था। इसमें जो आपके प्रथम 2 खंड थे, इसमें जो अकबर का इतिहास था उसके बारे में बताया गया था, और इसके बाद जो आपका एक भाग था, इसमें था आपका एन ए अकबरी के बारे में यहाँ पे बताया गया था। तो अगर पूछा जाए अकबरनामा कितने भागों में डिवाइड था, आप 3 भाग बताएंगे। 2 भागों में क्या हुआ, अकबर के इतिहास के बारे में बताया गया था, और जो आपका एक भाग होता इसमें क्या, आपका एन ए अकबरी के बारे में यहाँ पे बताया गया था। और एक चीज ये भी याद करना कि जो आपके अबुल फजल हैं, अबुल फजल क्या हो जाएंगे, जो आपका अकबर के 9 रत्न थे वहां पे, उनमें से आपके एक वहां पे हो जाते, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा वहां पे जाता है। अब एक अब्दुल रहीम खान खाना है, इनके बारे में एक ये याद कर लेना, ये क्या हो जाएंगे, सेनापति हो जाएंगे। अकबर क्या हो जाएंगे, अकबर के सेनापति यहाँ पे हो जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अकबर के सेनापति निम्नलिखित में से कौन से वहां पे थे, तो क्या बताओगे, अब्दुल रहीम का नाम यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यानी कि इनका पूरा नाम क्या हो जाता है, अब्दुल रहीम खान खाना, ये इनका पूरा नाम वहां पे आपका हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अखर ये बताओ जो आपके अबुल फजल हैं, इनकी मृत्यु कब होती है। अगर कभी आपसे ये पूछा जाए अबुल फजल है, इनकी मृत्यु कब होती है, तो क्या बताओगे, 1602 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। कहां पे होती है, आप कहोगे बिहार राज्य में। कहां पे मृत्यु होती है, बिहार राज्य में इनकी वहां पे मृत्यु आपकी हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको क्लियर यहाँ पता होना चाहिए, यहाँ कुछ भी आपसे चीजें वहां पूछी जा सकती हैं। एक क्वेश्चन ये आपका दिया जा रहा है कि जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आपका आयोजित वहां पे किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरा ऑप्शन जर्मनी, तीसरा जापान, चौथा है स्विट्जरलैंड। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसका आपका डेट वहां पे पूछ लिया जाता है, और ये भी क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने देशों ने वहां पे भाग लिया था। एक क्वेश्चन यहाँ ये भी आपसे पूछ सकता है, इसमें आपकी कौन सी ऐसी गैसें हैं जिनमें आपको रोक वहां पे लगाई गई, यानी उनको कंट्रोल करना था वहां पे। ये कुछ चीजें वहां पूछी जा सकती हैं। तो पहले तो हम इसका राइट आंसर क्या बता देंगे, आप बताओ कि जापान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर जापान यहाँ पे आपका हो जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं कि जो आपसे पूछे वहां पे जा सकते हैं। जैसे एक ये याद कर लेना कि जो आपका ये क्योटो का प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन, ये आपका 1 से 11 दिसंबर 1997 में 1997 को ये आपका आयोजित वहां पे किया गया था। तो ये कहां पे हुआ था, आप बताओगे जापान। इसका राइट आंसर तो आपने जान दिया, जापान यहाँ पे हो जाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या वहां पे था कि जो आप मेन उद्देश्य याद कर लेना कि जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है, मेन उद्देश्य क्या था इसका, जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है, इनके उत्सर्जन में कम से कम 5% की कमी करना। ग्रीन हाउस गैस थे,
इनमें कम से कम 5% की कमी यहाँ पे करना, इसका उद्देश्य यहाँ पे था। और ये ग्रीन हाउस गैसें होती कौन कौन सी है ये भी देख लेना। जैसे कि आपका एक हो गया CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CH4 हो गया, आपका NTO हो गया, इसके बाद आपका HFC हो गया, एक या लिखना आपका PFC हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका SF6। ये ऐसी ग्रीन हाउस गैसें थी, इनमें ये था कि इनका जो इनको थोड़ा कंट्रोल करना, यानी इनके उत्सर्जन में कम से कम 5% की कमी करना 1990 के तहत। अब इसमें टोटल कितने देशों ने वहां पे भाग लिया था ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे टोटल आपके 192 देशों ने, कितने देशों ने भाग लिया था? 192 देशों ने इसमें आपके भाग वहां पे लिए थे। तो ये सारी चीजें याद कर लेना, ये आपका डेट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो आपकी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 5% कमी, इसका मेन लक्ष्य था, ये याद कर लेना। और ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती है ये भी चीज आपको पता वहां पे होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है कि एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए टीके की खोज वहां पे की थी? किसका नाम दिया जा रहा है? एडवर्ड जेनर ने। पहला ऑप्शन है पोलियो, दूसरा क्षय रोग, तीसरा चेचक और चौथा क्या है आपका रेबीज यहाँ पे हो जाता है। तो बताइए क्या यहाँ एडवर्ड जेनर से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं सारे पॉइंट पॉइंट चीजें यहाँ बताऊंगा, आप फिलहाल ये देखा करिए कि आप इसका आंसर यहाँ पे दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं, और लास्ट में कितना स्कोर यहाँ पे आपका हो रहा है। कुल मिला के ये मान चलिएगा जो आपके ये 100 सेट यहाँ पे कराए जा रहे हैं और जो पॉइंट यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं, अगर ये सारे पॉइंट आप कवर करते हुए चलते हो तो आपके एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सीधा सीधा इसका राइट आंसर हम लोग क्या बता देंगे? चेचक। क्या बताएंगे? चेचक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज ये याद करना कि जो आपके ये एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने 1796 ईस्वी में चेचक के टीके की खोज वहां पे की थी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए चेचक के टीके की खोज कौन से वर्ष में वहां पे हुई थी, तो 1796 ईस्वी यहाँ पे आप याद कर लेना। और दोस्तों जो ये आपका एडवर्ड जेनर यहाँ पे हो जाते, इनको क्या कहा जाता है? इनको टीकाकरण का जनक कहा जाता है। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है, किसका नाम बताओगे? एडवर्ड जेनर बताना। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या सीधा सीधा पॉइंट लिख लेना, टीकाकरण का जनक, टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है, तब भी आप बताओगे एडवर्ड जेनर का नाम यहां बता देना। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए एडवर्ड जेनर का जन्म कौन से वर्ष में हुआ था, तो एडवर्ड जेनर का अगर जन्म पूछा जाए, जन्म वर्ष, इनका जन्म कब हुआ था, आप बताओगे 1749 ईस्वी में इनका जन्म वहां पे हुआ था। अब देखो यहाँ पे एक दिया जा रहा है आपका, जैसे एक ऑप्शन क्या है आपका, यहाँ पे एक चीज ये याद करना, रेबीज। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। अगर आपका रेबीज का पूछ लिया जाता तो यहाँ पे आप किसका नाम बताते हैं? लुई पास्चर का। किसका बताएंगे? लुई पास्चर का। और ये कब खोज की थी? 1900 आपका 18 लिखना, 1885 में, 1885 में आपका इस टीके की खोज वहां पे की थी। अगर यहाँ बात पोलियो की यहाँ पे कर ले, इसका टीके खोज किसने की थी? यहाँ वैज्ञानिक का नाम बताएंगे आप, जोनास शाल्क, जोनास शाल्क बताएंगे। और वर्ष कौन सा हो जाएगा? 1955 में इसकी खोज वहां पे की गई थी। अगर यहाँ पे हम लोग ये बात कर लें, जो आपका क्षय रोग दिया जा रहा है, इसके जो टीका का नाम क्या होता है आपका? BCG यहाँ पे होता है। और इसकी खोज कब की गई थी, आप बताओगे? 1921 ईस्वी में इसकी वहां पे खोज की थी। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। पोलियो जो आपका है, इसकी खोज कब की गई? जोनास शाल्क ने इसके खोज वहां पे की थी। रेबीज की याद करना, चेचक का, क्षय रोग का, पोलियो का। ये सारे जो टीके हैं, सारे सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और सारे आपको ये पता वहां पे होने चाहिए। अगर वर्ष आपको याद नहीं हो रहे तो कम से कम इनके जो नाम है वो याद करना है कि इस टीके की खोज करता वहां पे कौन आपके हो जाते हैं, क्योंकि पेपर में आपके क्वेश्चन यहां से आएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित यहाँ पे आपकी हो जाती है? भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथक है, या कथकली हो जाएगा? तो किसका पूछा जा रहा है ये बताओ, माधुरी दीक्षित आपकी किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित वहां पे हो जाती है? तो सीधा सीधा आप क्या बताओगे? कथक।
क्या बता देंगे, कथक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एक चीज ये याद कर लेना कि कथक जो यहाँ पे दिया जा रहा है, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बिरजू महाराज हैं ये किससे संबंधित वहां पे हो जाते हैं। तो कथक नाम बिल्कुल वहां पे याद करना है। तो कथक के बारे में किसका नाम याद करोगे, बिरजू महाराज का। बिरजू महाराज का नाम बिल्कुल आप यहाँ पे याद कर लेना। और बिरजू महाराज की जो शिष्या है वो भी आके माधुरी दीक्षित यहाँ पे हो जाती। इन्होंने शिक्षा किससे ली थी, इन्होंने शिक्षा ली थी बिरजू महाराज से यहाँ पे ली थी। अगर ये बात कर लीजिए माधुरी दीक्षित का जन्म कब वहां पे हुआ था, 1967 में। कब हुआ था आप बताओगे, 1967 ईस्वी महाराष्ट्र में आपका इनका जन्म वहां पे हुआ था। और देखो जो भरतनाट्यम है ये कौन से राज्य से संबंधित हो जाता है, ये भी क्वेश्चन आप देखे होंगे कि भरतनाट्यम कौन से राज्य संबंधित है। तो ये याद करना, जो भरतनाट्यम हो जाएगा आपका, ये आपका तमिलनाडु में। कहां बता दो कि तमिलनाडु का नृत्य वहां पे हो जाता है। कुचिपुड़ी यहाँ पे दिया जा रहा है, यहाँ पे क्या बताओगे आप, आंध्र प्रदेश। ये किस राज्य से संबंधित आपका हो जाएगा, आप कहोगे ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य संबंधित हो जाएगा। इसके बाद एक कथकली दिया जा रहा है, कथकली से को याद करना, ये केरल राज्य से आपका संबंधित यहाँ पे हो जाता है। ये तीनों जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये तीनों ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इनमें अच्छी खासी पकड़ बना के चलना अगर आपको निकालना इस बार जो आपका एग्जाम 2026 में होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पेपर इसी बार वहां पे निकल जाए तो ये सारे क्वेश्चन जरूर तैयार करना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे दिखेंगे। अब इसके साथ साथ मैं नोट्स तो आपको ऑलरेडी वहां पे दे ही रखे हैं कि जो आपका एप्लीकेशन एनए वाला नाम का है, सीधा प्ले स्टोर पे जाना, एनए वाला आप सर्च कर लीजिएगा। वहां पे जो आपके आर्मी जीडी एग्जाम के जितने भी नोट्स है सारे आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और जो ये क्लास यहाँ पे अभी हो रही है इसकी पीडीएफ भी मैं वहां पे अभी अपलोड करा दूंगा, वहां से सारी पीडीएफ भी आप डाउनलोड वहां पे कर सकते हैं। लेकिन वहां पे ये जो आपके हैंड रिटन नोट्स वहां पे दिए, चाहे आपका मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीके हो, चाहे साइंस, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स वहां पे दिए जा रहे हैं ताकि आप कम टाइम में सारा कुछ वहां पे कवर भी वहां पे कर सको। एक बार ये नोट्स जरूर वहां पे तैयार करके जाना, आपके एग्जाम में इसके बाहर कोई क्वेश्चन बिल्कुल वहां पे नहीं जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पे आपका स्थित है। क्या पूछा गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये कहां पे स्थित है। तो कहां पे स्थित बताओगे, तो श्री हरिकोटा होगा, बंगलोर हो गया, महेंद्रगिरी हो गया, या अहमदाबाद हो गया। तो अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया तो सीधा सीधा आप क्या बताओगे, श्री हरिकोटा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में स्थित है। अगर राज्य पूछ लिया जाता है, राज्य क्या बताओगे, आंध्र प्रदेश राज्य यहाँ पे आप बता देंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए इसकी स्थापना अच्छा बता दो कौन से वर्ष में यहाँ पे हुई थी, क्या बताओगे, 1971 ईस्वी में इसकी स्थापना वहां पे हुई थी। एक चीज ये याद कर लेना, अगर ये कभी पूछा जाए, अच्छा ये बताओ इसका जो पूर्व नाम क्या था, पहले ये किस नाम से वहां पे आपका जाना जाता था, तो सीधा सीधा क्या कह दोगे, सार के नाम से ये आपका वहां पे जाना जाता था। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि जो आपका इसरो है, क्या पूछा जाएगा, इसरो का प्रमुख, एक ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया, प्रमुख प्रक्षेपण बताओ, इसका प्रमुख प्रक्षेपण का नाम क्या यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका नाम सीधा सीधा आप याद करना, एक तो है आपका PSLV हो जाएगा, एक आपका GSLV यहाँ पे आपका हो जाता है। एक क्वेश्चन ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, अच्छा ये भी हमें बता दो, अगर कभी ये पूछा गया सबसे बड़ा, क्या पूछेगा, सबसे बड़ा आपका लॉन्च पैड क्या है, लॉन्च पैड का नाम आपसे यहां पूछा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा SLV3, जो कि यहाँ पे आपका 1980 ईस्वी में पहला प्रक्षेपण आपका यहाँ पे किया गया था। अब अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ सबसे ये पूछ लिया जाए, ये बता दो सबसे लंबा आपका रॉकेट, सबसे लंबा रॉकेट का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे आप, यहाँ पे GSLV आपका MK
ये थर्ड, ये क्या हो जाएगा, सबसे लंबा रॉकेट हो जाता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात वहां पे की जाए तो ये लगभग दोस्तों आपका 43 मीटर ऊंचा आपको वहां पे हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पता होने, या कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आया तो और क्या क्या चीजें वहां पूछी जा सकती है, वो सारे में कवर वहां पे कराते हैं। ये सारे आपके न्यू पैटर्न बेस के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको ये करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? कौन से राजा का नाम बताओगे? सीधा सीधा आपको बताना है, मिहिर भोज का नाम बताना है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपके ये मिहिर भोज थे, इन्होंने 836, एक डेट याद कर लेना, क्या 836, 836 से 885, 885 में गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा वहां पे थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा यहाँ पे हो जाते हैं। एक चीज ये याद करना, कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ जो आपका प्रतिहार वंश की स्थापना, प्रतिहार वंश की स्थापना ये कौन से, मतलब किसने वहां पे की थी? अगर यही पूछा जाए प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी, किसका नाम बताओगे? आप कहोगे नागभट्ट। किसका नाम बता दोगे? नागभट्ट जो आपके प्रथम थे, इन्होंने की थी। और वर्ष अगर पूछ लिया जाता तो 730 ईस्वी में इसकी स्थापना वहां पे की थी। अगर पूछा गया प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की, नागभट्ट प्रथम का नाम बताओगे, कौन से वर्ष में वहां पे की थी? 730 ईस्वी। ये चीज वहां पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद एक ऐसा अनुच्छेद हो जाता है जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे होता है? तो ये चार ऑप्शन जो यहाँ पे दिए गए, तो दोस्तों यहाँ पे एक आपका जो अनुच्छेद नंबर 32 यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन सी, ये सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाता है। इसे क्या संविधान का हृदय और आत्मा वहां पे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान का ऐसा अनुच्छेद का नाम बताओ जिसे संविधान के हृदय या आत्मा के नाम से वहां पे आपका जाना जाता है। तो अनुच्छेद नंबर 32 का नाम आपको पता वहां पे होना चाहिए। क्या बताओगे? अनुच्छेद नंबर 32 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और अनुच्छेद नंबर 21 में क्या बात की गई है? जीवन और स्वतंत्रता। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आप बताओगे अनुच्छेद नंबर 21 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 24 में क्या बात की गई? बाल श्रम निषेध के बारे में। ये कौन से अनुच्छेद में बात की गई? आप बताओगे 24। देखो ये दोनों के दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इसके बारे में जानना। बाल श्रम निषेध याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और पहले वाले में क्या याद कर लोगे? जो उसके ऊपर दिया गया, यहाँ पे याद लिखना, जीवन और स्वतंत्रता। जीवन और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। एक चीज ये यहाँ पे आप याद कीजिए, ये दोनों के दोनों आपके वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके हो जाते हैं। अनुच्छेद नंबर 256 जो यहाँ पे दिया गया, ये केंद्र राज्य संबंध, प्रशासनिक दिशा निर्देश से संबंधित वहां पे हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज ये याद कर लेना, यहाँ पे कि एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म, डॉक्टर अंबेडकर का अगर कभी ये पूछ दिया जाए इनका जन्म कहां पे हुआ था, यानी कौन से वर्ष में हुआ था, आप बताओगे 1891 वर्ष में इनका जन्म वहां पे हुआ था। और इन्हें क्या, किस नाम से ये फेमस है, कि अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जो आपका ये अनुच्छेद नंबर 32 है, ये कभी भी आपका निलंबित वहां पे नहीं किया जा सकता जब तक कि आपातकाल वहां पे ना हो। तो ये भी याद करना, अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कौन सा अनुच्छेद ऐसा अनुच्छेद होता है जिसे कभी भी आपका निलंबित वहां पे नहीं किया जा सकता, तब भी आपको अनुच्छेद नंबर 32 का नाम वहां पे पता होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करते हुए चलिएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी? यानी मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने वहां पे की थी? ये चार ऑप्शन आपके सामने वहां पे दिख जाएंगे, तो किसका नाम बताओगे? बताएंगे चार्ल्स लुई आपका अल्फोंस लेवरेन का नाम याद कर लेना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और लेवरेन ने दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये याद कर लेना कि 1880 में, क्या बताओगे?
1880 में आपका अल्जीरिया में आपका प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज वहां पे की थी। एक ये भी याद कर लेना कि चार्ल्स लुई जो अल्फोंस लेवरेन का नाम दिया जा रहा है, इन्होंने 1880 में अल्जीरिया में प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज वहां पे की थी। और इसीलिए इनको एक चीज ये याद कर लेना, 1907 में नोबेल पुरस्कार, इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी वहां पे आपका दिया गया था। तो ये चीज याद कर लेना। और दोस्तों जो आपके क्रिस्टियान बर्नार्ड है, यहाँ पे क्या याद कर लोगे, यहाँ पे याद करना जो पहला हृदय प्रत्यारोपण है, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने वहां पे किया था, क्रिस्टियान बर्नार्ड ने किया था। और कब ये किया था, यहाँ पे ये किया था इन्होंने 1967 ईस्वी में पहला हृदय प्रत्यारोपण वहां पे किया था। अब यहाँ पे आपका इवानोविस्की है, दिमित्री इवानोविस्की यहाँ पे जो दिया जा रहा है, इन्होंने वायरस की खोज की थी। किसकी खोज की थी, वायरस की। इन्होंने किसकी खोज की थी, वायरस खोज। कब खोज की थी ये, इन्होंने वायरस की आपकी 1892 ईस्वी में इसकी वहां पे खोज वहां पे की थी। एक चीज ये भी यहाँ पे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट नोट करना, ये इवानोविस्की ये वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि वायरस की खोज किसने की थी और किस वर्ष में इसकी वहां पे खोज की गई थी। तो सारे चीजें याद करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन यह है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने वहां पे बनाया था। दो, कोणार्क का सूर्य मंदिर, वहां पे एक रथ बना हुआ है, ये भी पूछा जाता है उस रथ की आपकी लंबाई कितनी है, हाइट कितनी वहां पे, ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिलहाल हम लोग देखते हैं जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण किसने वहां पे कराया था, पहले ये चीज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या बताओगे, नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और नरसिंह देव प्रथम ने इसकी कब वहां ये मंदिर का निर्माण कब कराया था, कौन से वर्ष में कराया था। अगर वर्ष का नाम आपसे पूछ लिया जाता तो आप सीधा बताओगे 1250 ईस्वी में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण वहां पे कराया गया था। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये बता, ये यूनेस्को धरोहर में कौन से वर्ष में वहां पे शामिल होता है। तो एक चीज ये भी याद कर लेना, यहाँ पे यूनेस्को में क्या याद करोगे, यूनेस्को विश्व धरोहर, यूनेस्को विश्व धरोहर, अगर ये चीज पूछा जाए इसमें कब ये शामिल वहां पे होता है, तो आप बताओगे 1984 में ये आपका वहां पे शामिल वहां पे हो जाता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। और यहाँ पे एक जो रथ है, एक क्या याद करना, रथ का जो दोस्तों आकार होता है, रथ का आकार जो है यहाँ पे, ये दोस्तों का 70 मीटर ऊंचा है। कितना, 70 मीटर आपका ऊंचा यहाँ पे रथ यहाँ पे हो जाता है। और इसमें टोटल 24 पहिए उस रथ में वहां पे लगे हुए हैं। तो ये भी याद करना, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उसका रथ वहां पे, उसकी हाइट कितनी, उसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई क्या बताओगे, लगभग 70 मीटर उसकी ऊंचाई यहाँ पे हो जाती है। और ये याद करना, यूनेस्को में कब शामिल हुआ, 1984 में। और ये आपका कोणार्क सूर्य मंदिर कौन से वर्ष बना था, 1250 ईस्वी में बना था। किसने वहां बनाया था, नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण वहां पे कराया था। ये सारी चीजें यहाँ पे याद कर लेना। और दूसरे यहाँ पे आपका जो एक दिया गया अंतरवर्मन, आपको चोण देव का नाम दिया जा रहा है, इन्होंने 11वीं शताब्दी में लिंगराज मंदिर, इन्होंने क्या बनवाया था, 11वीं शताब्दी में लिंगराज मंदिर बनवाया था। कब बनवाया था, ये बनाया था 11वीं शताब्दी में बनाया था। तो अगर लिंगराज मंदिर का पूछा जाता तो हम बताते ऑप्शन ए आपका राइट आंसर वहां पे हो जाता। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध गायक है, इनमें से बताओ कौन से आपके एक गायक यहाँ पे हो जाते हैं। दो, ये तो क्वेश्चन तभी आंसर दे पाओगे जो इन सभी के बारे में आपको पता होगा, तभी तो दे पाओगे कि इनमें से गायक कौन सा हो जाएगा। तो अगर हमारे पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट वहां पे हुआ तो आप क्या कहोगे, सीधा राइट आंसर इसका ये कहोगे, जो अगर पंडित जसराज का नाम दिया गया, ये क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी, ये आपके गायक वहां पे हो जाते हैं। अब अगर इनकी हम लोग बात कर लेते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, जन्म बताओगे 1925 ईस्वी में इनका जन्म वहां पे हुआ था। अगर ये बात कर ले इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु आप बताओगे 2020 में मृत्यु हुई थी। यानी टोटल आयु कितनी इनकी होगी, 95 वर्ष में आयु में इनका निधन वहां पे हुआ था। अब इनको कई सारे पुरस्कार अवार्ड भी वहां पे दिए गए, जैसे इनको एक सबसे बड़ा अवार्ड जो पद्म विभूषण दिया गया, क्या दिया गया था, पद्म
विभूषण एक पुरस्कार इनको वहां पे दिया गया था। ये कौन से वर्ष में दिया गया? 1998 में पद्म विभूषण पुरस्कार वहां पे दिया गया था। और दोस्तों यहाँ पे जो कौशल्या रेड्डी हैं, ये क्या हो जाएंगे? ये तेलुगु अभिनेत्री हो जाती, कोई गायक नहीं होती, तेलुगु अभिनेत्री यहाँ पे हो जाती हैं। इसके बाद मंजीत बावा का नाम दिया जा रहा है, ये पंजाबी चित्रकार हैं। ये क्या है? पंजाबी चित्रकार हो जाते हैं। और राजा रवि वर्मा के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध चित्रकार ये भी हो जाते हैं, 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध चित्रकार हो जाते हैं। तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन डी आपका सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि आपका जो संत रामानंद निम्न में से किस शाखा से संबंधित थे? जो आपके रामानंद थे, ये किस शाखा से आपके संबंधित हो जाते हैं? तो इसका तो हम सभी को पता है, ये क्या होते हैं? ये आपके राम मार्गी शाखा संबंधित होते हैं। तो आप सीधा कहोगे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और प्रेमाश्री यहाँ पे जो आपका दिया जा रहा है, ये वल्लभाचार्य की पुष्ट मार्ग शाखा है। यहाँ पे ज्ञानश्री यहाँ पे जो दिया जा रहा है, ये शंकराचार्य की अद्वैत वेदांत यहाँ पे हो जाता है। एक कर्माश्रय यहाँ पे दिया गया, ये कर्म कांड प्रधान आपका मीमांसा वहां पे आपका हो जाता है। तो हम लोग सीधा सीधा क्या कहेंगे? राम मार्गी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये आपका पूछा जा रहा है, तमिलनाडु में जलीकट्टू, तो ये जो आपका जलीकट्टू होता है, यहां से भी कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तमिलनाडु में जलीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा वहां पे हो जाता है? ओनम है या पोंगल है या आपका नजली हो जाएगा या हम्पी हो जाएगा? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया जलूकट्टी के बारे में, क्योंकि इसके में कई सारे विवाद भी आपके वहां पे हुए थे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधा सीधा आपको क्या बताना है? पोंगल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। ये जो आपका पोंगल त्योहार होता है, ये तमिलनाडु की प्रमुख फसल कटाई त्योहार होता है, जो कि आपके जो जनवरी महीने में आपका वहां पे मनाया जाता है। देखो, जो आपका जलीकट्टू का अर्थ क्या होता है? बैल का खेल। जलीकट्टू का अर्थ भी अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे? बैल का खेल वहां हो जाता है। और ये ज्यादा जो आपके तमिलनाडु कुछ राज्य हो जाता है, जैसे एक आपका मदुराई राज्य है। कौन सा राज्य है? मदुराई राज्य हो जाता है। एक आपका यहाँ पे तंजावर होता है, क्या बताओगे? तंजावुर हो जाता है। इन जिलों में ये बहुत ज्यादा खेल वहां पे आपका खेला जाता है। और ये जो आपका ओनम यहाँ पे दिया जा रहा है, ओनम कौन से राज्य का हो जाएगा? आप बताओगे केरल का। ये केरल का त्योहार यहाँ पे आपका हो जाता है। ये ओनम भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि ओनम कौन से राज्य का त्योहार होगा, तो आपको बताना है केरल राज्य यहाँ बताना है। तो हर क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड ही वहां पे है। और यहाँ पे क्या क्या चीजें और आपसे पूछी जा सकती है, वो सारे मैं आपको पॉइंट वहां पे कवर करा रहा हूँ। बस आपको ध्यान रखना है, जो चीजें बताई जा रही है सारे आपको तैयार वहां पे करते हुए चलना है। अब यहां दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन यह आता है, जो चक्रीय बेरोजगारी का क्या अर्थ वहां पे होता है? तो भाई इसका तो सभी को आपको पता ही होगा कि जो आपका चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। जो सीधा से इसका आंसर याद कर लेना, व्यापार चक्र में मंदी के दौरान जो आपका बेरोजगारी होता है, यानी व्यापार चक्र में। जैसे आपने ये देखा होगा यहाँ पे कि जो आपका ये 2020 जो आपका कोविड वहां पे आया था, कोविड के कारण यहाँ पे आपका जो ये आपका 23% तक आपकी ये बेरोजगारी वहां पे आपकी बढ़ गई थी। तो आप क्या बताओगे? व्यापार चक्र में मंदी के दौरान जो बेरोजगारी होता है, उसे ही आपका चक्रीय बेरोजगारी के नाम से आपका वहां पे जाना जाता है। जब कोई सारे काम ही वहां बन जाएंगे तो बेरोजगारी ऑटोमेटिक वहां पे बढ़ जाती है। जैसे जो आपका कोविड वहां पे आया था, जितने भी आपके व्यापार थे सारे वहां पे रुक गए थे, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत ज्यादा वहां पे आपकी बढ़ गई थी। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है? भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी यहाँ पे हो जाती है? यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे छोटी सीमा आप क्या बताओगे? ये आपका होता है भूटान। क्या है? भूटान। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी केवल आपका 699 किलोमीटर ये लंबी आपकी वहां पे सीमा यहाँ पे आपकी हो जाती है। और पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा होती है? 33,023 किलोमीटर यहाँ पे आपकी हो जाती है। नेपाल के साथ दोस्तों आपका ये 1751 किलोमीटर।
आपकी सीमा साझा वहां पे हो जाती है। इसके बाद म्यांमार यहाँ पे आपका दिया गया, ये हो जाएगा 1643 किलोमीटर, ये सीमा वहां पे साझा आपकी हो जाती है। तो यहां से हम सीधा सीधा देख रहे हैं कि भूटान के साथ सबसे कम सीमा आपकी साझा यहाँ पे आपकी होती है। तो ये सारी चीजें याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आपके पूछे जाते हैं। अब यहां से हमारे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी हमने जीके के 15 क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए। अब हम लोग देखते हैं साइंस में कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में वहां पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर के किस हिस्से में वसा का पूर्णतः पाचन होता है? छोटी आंत, यकृत, अमाशय या बड़ी आंत? आप काउंट करते चलना क्या स्कोर यहाँ पे आपका हो रहा है। तो हम क्या बताएंगे, मानव शरीर के किस हिस्से में वसा का पूर्णतः पाचन होता है? तो वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ बताओगे? छोटी आंत यहाँ पे आप बता देना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो जो आपका वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में पित्त, लवण और आपका लाइपेज एंजाइम के द्वारा वहां पे होता है। अब ये क्वेश्चन ये पूछा जाता अब एक क्वेश्चन ये हमसे पूछा जाता है, अब ये बताओ जो आपकी छोटी आंत यहाँ पे होती है इसकी लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो आप बताओगे इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर आपका यहाँ पे होता है। जो भोजन का पूर्ण पाचन यहीं पे आपका होता है। देखो यहाँ पे यकृत दिया जा रहा है, यकृत क्या होता है, ये पित्त रस को बनाता है लेकिन पाचन वहां पे नहीं करता है। अमाशय दोस्तों यहाँ पे दिया जा रहा है, अमाशय में वसा का प्रारंभिक पाचन आपका पेप्सिन के द्वारा वहां पे आपका होता है। और ये दोस्तों बड़ी आंत से कोई मतलब ही नहीं है वहां पे। अब एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण पाचन में लगभग कितना समय वहां पे लगता है? यानी जब हम कोई खाना वहां पे खाते हैं वो खाना पूरा डाइजेस्ट होने में, पूर्ण पाचन होने में लगभग कितना समय लगता है? तो कभी आपसे वहां पूछ लिया जाए तो आप बताओगे 3 से लेके 5 घंटे का समय। ये चीज याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन यहां पूछा जाता है कि पूर्ण पाचन में लगभग कितना समय लगता है। आप 3 से 5 घंटे का समय वहां पे आपका लगता है। अब ये बताओ समानता धातुएं कैसी होती हैं? धातुएं होती हैं बताओ आघात वर्धनीय होंगी, तन्य होंगी या ऊष्मा के कुछ अलग हो जाएंगे? अब ये 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए जा रहे। इसमें ये पहला दिया गया केवल 1 तथा 2, यानी पहला या दूसरा, ये दोनों सही हो सकते हैं। भाई ये पहला ही आपका सही हो गया। देखो जो धातुएं क्या होती हैं, धातुओं गुण भाई आघात वर्धनीयता भी होता है, तन्यता। इनका मतलब क्या होता है, जो आपका आघात वर्धनीयता मतलब ये होता है कि अगर किसी धातु को हम क्या पीट पीट के एकदम बिल्कुल पतला वहां पे कर सकते तो बिल्कुल वहां पे कर सकते हो, यानी उसकी आप बिल्कुल चादर तक वहां पे बना सकते हो। और तन्यता का मतलब ये हो जाता है कि जो कि आपकी यहाँ पे जो धातु दी जा रही है क्या उसे हम खींच के बिल्कुल तार के जैसे हम बना सकते तो बिल्कुल वहां बना सकते। तो ये दोनों गुण किसमें होते हैं? धातुओं में आपके होती है। तो वो ऊष्मा की कुचालक यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दे दिया गया। तो यहाँ पे क्या सीधा सीधा राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए। आप कहोगे ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तन्य गुण मैंने आपको बता दिया कि तारों में खींची जा सकती है, यानी उसे तार वहां बनाए जा सकते हैं, ये तन्य गुण हो जाता है। आघात वर्धनीयता भी हमने बता दिया, उसे हम मान लो पीट पीट के बिल्कुल से चादर जैसा बना सकते हैं। ये दोनों गुण आपके किसमें होते हैं? धातुओं में आपको देखने को मिल जाती है। अब इसके बाद जो आपका एक अगला क्वेश्चन पूछा गया, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, जो आपके अविभाज्य कण क्या कहलाते हैं, यानी जिनको हम विभाज्य यानी उनको हम बाहर तोड़ नहीं सकते, वो क्या कहलाते हैं? अणु कहलाएंगे, परमाणु कहलाएंगे, यौगिक कहलाएंगे या तत्व कहलाएंगे? तो क्या कहलाएंगे? सीधा सीधा आपको क्या बता देना, वो आपके परमाणु कहलाते हैं, एटम कहलाते हैं। यानी परमाणु को हम अविभाज्य होते, उसको हम वहां पे डिवाइड या अलग वहां पे नहीं कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ये यहाँ पूछा जाता है कि ये जो आपका डाल्टन परमाणु सिद्धांत यहाँ पे था, ये कब वहां पे दिया गया था? कब दिया गया था? तो आप इनका ये भी याद कर लेना, वर्ष का नाम 1808 इसमें दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। तो अगर पूछा गया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कौन से वर्ष में दिया गया था, आप बताओगे 1808 इसमें ये आपका वहां पे दिया गया था। अगर कभी ये पूछा जाए, अच्छा ये याद करना लिखना, अगर कभी पूछा जाए सबसे छोटा कण किसका हो जाएगा, आप बताओगे हाइड्रोजन का। सबसे छोटा कण किसका होता है? आप बताओगे हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन परमाणु का हो जाएगा। ये चीज ये यहाँ पे याद करना। अगर कभी ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा परमाणु, अच्छा ये बता दो यहाँ पे सबसे बड़ा परमाणु किसका होता है। अगर कभी आपसे यहां पूछा गया सबसे छोटा कण कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु का यहां पे हो जाता है। अगर पूछा गया सबसे बड़ा परमाणु किसका होता है, तब आप किसका नाम बताओगे, यहां सीधा सीधा आपको बताना है सीजियम का नाम। क्या बताओगे, सीजियम का नाम यहाँ पे आपको बता देना है। इसका व्यास कितना हो जाता है, अगर सीजियम का व्यास आपसे यहाँ पूछ लिया जाता है, इसका हो जाएगा 5.25 एंगस्ट्रॉन। ये इसका क्या हो जाएगा, व्यास यहाँ पे हो जाता है। तो सबसे छोटा कण का परमाणु पूछा जाए या सबसे बड़ा परमाणु पूछा जाए, ये दोनों चीजें यहाँ पे याद कर लेना। ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ जो आपके डाल्टन थे इनका जन्म कौन से वर्ष में वहां पे हुआ था, तो क्या बताओगे 1766 ईस्वी में इनका वर्ष हुआ था। देखो ये वर्ष हो गए, जो सन हो गए, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन तब पूछे जाते हैं जब पेपर काफी ज्यादा हार्ड वहां पे बनता है वहां पे। तो फिलहाल यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है ये कौन से वर्ष में वहां पे दिया गया था, और ये जो सबसे छोटा कण कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु का हो जाता है। अगर इसका हम ये बात करें कि इसका द्रव्यमान कितना होता है, ये लगभग आपका इसका द्रव्यमान यहाँ पे हो जाता है। अगर सबसे बड़ा परमाणु पूछा जाए तो सीजियम का नाम बताना, इसका व्यास कितना हो जाएगा 5.25 एंगस्ट्रॉन यहाँ पे हो जाता है। डाल्टन का जन्म पूछेगा, आप बताओगे 1766 ईस्वी में इनका जन्म वहां पे हुआ था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। अब ये बताओ त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, इसका तो मान लो त्वरण का सभी को पता ही होगा, क्योंकि आपके जो मात्रक होते हैं, मात्रक आपको तैयार वहां जरूर करने, चाहे तो आपका बल का मात्रक हो, त्वरण का मात्रक हो, कार्य का मात्रक हो, ऊर्जा का मात्रक, मात्रक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। तो हम क्या बताएंगे, त्वरण का मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन बी आप सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे आपको बता देना है। तो ये आपके वैसे हो जाते हैं कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पे मीटर पर सेकंड, ये किसका मात्रक हो सकता है, आपसे पूछ लेता है, तो ये किसका मात्रक बताओ, ये वेग का मात्रक यहाँ पे हो जाता है। तो आपको मात्रक वहां पे तैयार करने, मात्रक से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे वहां पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये आता है गर्म वायु, बताओ। ये पहले सारे जो ऑप्शन है एक बार ध्यान से वहां पढ़िएगा। अगर आपके जगह यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक गर्म वायु एक ठंडी वायु, तो यहाँ दोनों चीजें पर ध्यान से पढ़िएगा। आप ये ऑप्शन पढ़िए, फिर बताइए क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। जो गर्म वायु ऐसा दे दिया गया वहां पे, और ये चार ऑप्शन हमारे पेपर में दे दिए गए। देखो जो आपकी वायु गर्म यहाँ पे हो जाती है, तो गर्म वायु हो गई, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, देखो ठंडी वायु से हल्की होगी, बिल्कुल होगी, और इसीलिए गर्म हवा ऊपर वहां पे उठ जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। सीधा सीधा आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि जब गर्म वायु होती है तो ठंडी वायु से क्या हल्की हो जाती है, इसी कर क्या होता है वो ऊपर वहां पे उठ जाती है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन भी मैं और दिखाऊंगा जहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया ठंडी वायु, तो इसका जस्ट अपोजिट वहां पे आपका वहां पे हो जाता है। तो फिलहाल क्या बताओगे, आप बता दोगे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहाँ पे आपका हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा आपका अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, भाई आप इसके क्वेश्चन मत देखते ही आप वहां पे समझ गए होंगे कि क्या इसका राइट आंसर वहां पे हो जाता है। यानी अच्छा, यानी जो जल्दी वहां पे खत्म ना हो वो कौन सा हो जाएगा, भाई आप सीधा सीधा क्या कह दोगे, वायु का ही नाम तो लोगे वहां पे कि भाई वायु का जो ये आपका अच्छे होता है जल्दी खत्म नहीं होगा। और आपके जो खनिज हो गए ये भी खत्म हो सकते हैं, वन हो गया ये भी खत्म हो सकते हैं, कोयला हो गया भाई ये भी खत्म हो सकते हैं, लेकिन जो फिलहाल आपका इसमें क्या कहोगे वायु ही आपको बताना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन ए सीधा सीधा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये याद कर लेना, ये पूछा गया है कि जो आपकी अक्षय ऊर्जा नीति है, क्या अक्षय ऊर्जा नीति, अक्षय ऊर्जा नीति ये आपके भारत में कौन से वर्ष में वहां पे शुरू की गई थी। अक्षय ऊर्जा नीति भारत में कौन से वर्ष में वहां पे शुरू की गई थी, तो यहाँ पे सीधा याद करना 1980 ईस्वी यहाँ पे याद कर लेना। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर कभी ये पूछा जाए सबसे बड़ा उत्पादक कौन हो जाएगा, चीन वहां पे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, चीन यहाँ पे हो जाता है जो सबसे ज्यादा वायु का यूज वहां पे ऊर्जा के रूप में वहां पे आपका ये कर रहा है वहां पे। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आपके पूछा गया है वहां पे।
अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस प्रकार वहां पे ली जाती है। देखो ये तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा वातावरण है उसमें 78% का नाइट्रोजन है, तो क्या पौधे वो नाइट्रोजन का यूज वहां पे कर सकते हैं? बिल्कुल वहां पे नहीं कर सकते। यहाँ पे आपसे यही चीज पूछी जा रही है कि जो पौधे हैं अगर वो नाइट्रोजन का यूज करते हैं किस रूप में वहां पे करते हैं, तो आप क्या बताओगे किस रूप में वहां पे करते हैं? हम सीधा क्या बता देंगे यहाँ पे, इसका राइट आंसर बताइए क्या यहाँ पे आपका हो जाएगा। जो कार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट के रूप में, हाँ ये तो बिल्कुल यहाँ इस रूप में होता है। दूसरा है कार्बनिक पदार्थों के रूप में, हाँ ये भी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा क्या कह सकते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए आपका दिया गया है, यानी केवल एक तथा दो, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी दोस्तों जो पौधे होते हैं ये मुख्य रूप से आपका नाइट्रेट के रूप यानी NO3 और अमोनिया के रूप में यानी NH4 प्लस के रूप में आपका नाइट्रोजन वहां पे आपका ग्रहण करते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था पेपर में, ये जब एग्जाम हुआ था आपका एमसी का, यहाँ पे हुआ था एमसी यानी आर्मी नर्सिंग ट्रेड का हुआ था, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बताओ जो आपका नाइट्रोजन चक्र की खोज, नाइट्रोजन चक्र की ये बताओ खोज ये कौन से वर्ष में वहां पे हुई थी? तो वर्ष का नाम क्या बताओगे? 1880 में, ये यहाँ पे याद कर लेना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि अगर पेड़ पौधे नाइट्रोजन ना लें या नाइट्रोजन की कमी वहां पे हो जाए तो उनमें कौन सा रोग वहां पे हो जाता है? तो क्या बताओगे? अगर नाइट्रोजन, क्या सीधा सीधा बताओगे? नाइट्रोजन की कमी, अगर नाइट्रोजन की क्या हो जाए यहाँ पे कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? क्लोरोसिस। रोग का नाम यहाँ पे क्या लिख लोगे आप? क्लोरोसिस। क्लोरोसिस नामक एक रोग यहाँ पे आपका हो जाता है। इससे क्या होता है, जो आपकी पत्तियां होती क्या, इसके बाद जैसे नाइट्रोजन की कमी वहां पे होती, पत्तियां ऑटोमेटिक पीली वहां पे पड़ जाती है। तो जहां से हमें ये लगता है कि भाई पेड़ पौधों में नाइट्रोजन की कमी यहाँ पे हो गई है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन आपका डाला जाए, यूरिया जो खाद पड़ती है वहां पे वो डाली जाती है। तो क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी से पेड़ पौधे में कौन सा रोग होता है? क्लोरोसिस नामक एक रोग हो जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या हमसे पूछा जा रहा है। ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा आपका न्यूक्लिक आन नहीं है? क्या दिया गया? न्यूक्लिक आन यहाँ पे नहीं है। क्या दवाई नहीं है, ये चीज यहाँ पे दिया जा रहा है। क्या है पूछा गया? न्यूक्लिक आन नहीं है। दोस्तों जो आपका न्यूक्लिक आन के जो कण होते हैं ना यहाँ पे, इनमें क्या होता है आपका? प्रोटॉन। क्या होता है आप बताओगे? प्रोटॉन हो गया, और यहाँ बता दोगे न्यूट्रॉन हो गया। प्रोटॉन हो गया और आपका ये न्यूट्रॉन यहाँ पे हो गया। तो हमें सीधा सीधा पता हो गया भाई इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आपका दिया गया ऑप्शन बी, ये इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए, क्योंकि हमसे पूछा गया न्यूक्लियन यहाँ पे नहीं है। न्यूक्लियन मैंने अभी बताया प्रोटॉन हो गया और आपका न्यूट्रॉन यहाँ पे आपका हो जाता है। देखो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा न्यूक्लियन का द्रव्यमान कितना होता है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का नाम ही बताओ। 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 kg, ये यहाँ पे याद कर लेना। अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे बड़ा न्यूक्लियन कौन सा हो गया? न्यूट्रॉन हो गया। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कभी आपसे पूछा जाए, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना वहां पे होता है, तो ये द्रव्यमान यहाँ पे आप याद कर लेना। अब इसके बाद अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपको ये न्यूक्लियन की अवधारणा ये किसने वहां पे दी और कौन से वर्ष में वहां पे दी गई थी, तो यहां बताओगे 1932 ईस्वी में। किसके द्वारा? चैडविक के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? चैडविक के द्वारा वहां पे आपका दी गई थी। तो ये सारे चीजें याद करना कि न्यूक्लियन में क्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताएंगे, न्यूट्रॉन द्रव्यमान क्या होता है, और ये न्यूक्लियन की अवधारणा कब दी गई? 1932 में दी गई थी। किसके द्वारा दी गई? चैडविक के द्वारा यहाँ पे दी गई थी। तो कोई भी चीज आपसे एग्जाम पूछी जा सकती है और सारी चीजें आपको बिल्कुल वहां पता होनी चाहिए अगर आपको एग्जाम वहां पे क्लियर करना है। देखो ये सारे वही पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं जहां से आप कुछ भी पेपर में वहां पूछा जा सकता है। तो सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए, जहां से फिलहाल आपको यही पता चल रहा है कि हमारा जो पेपर का पैटर्न कैसा होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे वहां पूछे जाते हैं। दोस्तों जो आपकी मैथ होती है वो रीजनिंग होती है, ये बिल्कुल वहां पे नॉर्मल होती है। बस मेन फोकस आपको जो साइंस हो गई और आपका जीके वाला पार्ट हो गया, उस पर ज्यादा फोकस वहां पे आपको करना है। अब इसके बाद जो अगला सवाल ये पूछा जा रहा है, बेकिंग सोडा का प्रयोग में होता है। बेकिंग सोडा का यूज वहां पे कहां पे किया जाता है, ये
आपके दिए जा रहे हैं। पहला है बेकिंग पाउडर बनाने में, दूसरा है सोडा अम्ल अग्निशामक में, तीसरा है पेट में अम्ल की अधिकता की उदासीन करने में। अब देखो ये इसके बाद ये बताओ क्या ये तीनों सही है या आपके ये दो सही है, ये दो सही है, ये चीज आपसे यहाँ पूछी जा रही है। तो कभी भी आपके एग्जाम में कुछ भी यहाँ पूछा जा सकता है। देखो तो हम लोग क्या बताएंगे यहाँ पे, बेकिंग सोडा का प्रयोग कहाँ पे होता है। सबसे पहले बेकिंग सोडा का फार्मूला ही आपको पता होना चाहिए। क्या बताओगे, NaHCO3, ये इसका फार्मूला होता है कि फार्मूले भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। तो भाई बेकिंग सोडा का प्रयोग कहाँ पे होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में हाँ बिल्कुल होता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में भी यूज होता है, पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में भी आपका यूज होता है। यानी हम ये कह सकते हैं तीनों हमारे अगर सही ऑप्शन हो गए तो ऑप्शन नंबर डी हम कहेंगे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्या बताओगे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है बेकिंग सोडा कौन सी विधि से आपका बनाया जाता है, तो इसका उत्पादन क्या बताओगे, साल्वे प्रक्रिया के द्वारा। साल्वे प्रक्रिया के द्वारा इसका यूज वहां पे होता है, बनाया जाता है। साल्वे प्रक्रिया के द्वारा ये वहां बनाया जाता है जहां पे आपका NH3 और आपका CO2 का यूज वहां पे आपका किया जाता है। तो कभी क्वेश्चन पूछा गया बेकिंग सोडा कौन से विधि के द्वारा बनाया जाएगा, आप क्या कहोगे, साल्वे प्रक्रिया के द्वारा आपका ये वहां पे बनाया जाएगा। अब ये बताओ जीवों का उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है, जीवों का उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब कौन सा है, अभिलक्षण है, अनुकूलन है, ये सूत्रांक है, ये वर्गीकरण यहाँ पे। तो क्या बताओगे राइट आंसर यहाँ पे। अब भाई सीधा सीधा हमें पता है कि जो जीवों का विकास का संबंध है वो वर्गीकरण से ही तो आपका होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताओ सबसे बड़ा, क्या पूछेगा, सबसे बड़ा वर्गीकरण, सबसे बड़ा वर्गीकरण बताओ कौन सा यहाँ पे हो जाता है, वर्गीकरण समूह कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बताओगे क्या आपका हो जाता है, मुख्य आपके हो जाते हैं यहाँ पे, जैसे आपका मोनेरा सबसे बड़ा, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा वर्गीकरण समूह, समूह हो सकता है, साम्राज्य हो सकता है, किंगडम हो सकता है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सबसे बड़े में कितने आते हैं, 5 यहाँ पे आपके आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक आपका मोनेरा आएगा, क्या बताओ सबसे बड़े में मोनेरा, ये याद कर लेना। इसके बाद जैसे आपका प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा ये नाम ही आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जैसे आपका फंजाई, क्या याद होना चाहिए, फंजाई आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जैसे प्लांटे, प्लांटे नाम पता होना चाहिए। एक आपका क्या, एनीमेलिया, एनीमेलिया ये नाम यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। अगर ये सबसे बड़ा वर्गीकरण है तो यहाँ पे एक आपको ये भी पता होना चाहिए सबसे छोटा, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ये बताओ सबसे छोटा वर्गीकरण कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे याद करना जैसे कि आपका इकाई स्पीसीज, क्या बताओगे यहाँ पे, इकाई स्पीसीज, ये यहाँ पे याद कर लेना, इकाई स्पीसीज, जैसे कि होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। अब एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है कि जो आपका द्विनाम पद्धति की स्थापना किसने की थी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये यहाँ पे लिख देता हूं। अगर कभी आपसे पूछा गया, सीधा सीधा आपसे पूछेगा द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति की स्थापना किसने वहां पे की थी, तो यहां वैज्ञानिक का नाम याद करना, क्या, लीनियस, वैज्ञानिक का नाम आप हमेशा बताएंगे क्या, लीनियस यहाँ पे हो गया। और कब इसकी बारे में बता खोज हुई थी, 1758 ईस्वी में इसकी वहां पे खोज वहां पे की गई थी। अगर कभी ये पूछा जाए कि सबसे पुराना जीवाश्म कौन सा है, अगर कभी पूछा जाए सबसे पुराना जीवाश्म कौन सा हो जाएगा, तो आप क्या बताओगे, बैक्टीरिया। अगर कभी भी पूछा गया अभी तक ज्ञात सबसे पुराना जीवाश्म क्या हो जाएगा, किसका नाम बताओगे, बैक्टीरिया का नाम आपको वहां पे बताना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या चीज पूछी जा रही है, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा यहाँ पे होती है, अम्लीय वर्षा किसके कारण यहाँ पे होती है। तो ये 4 ऑप्शन सीधे सीधे सामने यहाँ पे दिए गए हैं। भाई ये ऑप्शन देखते ही आपका माइंड वहां पे क्लिक करना चाहिए कि इसका आंसर वहां पे क्या आपका हो सकता है। तो हम क्या बता देंगे, अम्लीय वर्षा इनमें से किसके कारण यहाँ पे हो जाएगी। देखो पहला क्या दिया गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये हाँ बिल्कुल बात सही है। नाइट्रा, ये भी बात सही है, ये नहीं हो सकता।
तो हम कह सकते हैं केवल एक तथा दो दोनों, ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाए। क्या ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर कभी ये पूछा गया जो आपकी अम्लीय वर्षा है इसकी खोज किसने की थी, यानी खोज किसने वहां पे की थी, तो वैज्ञानिक का नाम आप यहाँ पे सीधा सीधा क्या बताओगे, रॉबर्ट। वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा, रॉबर्ट एंग्स, रॉबर्ट एंग्स स्मिथ, ये हो जाएगा वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे हो जाता है। अगर वर्ष आपसे पूछ लिया जाता है तो हम बताएंगे 1852 ईस्वी में अम्लीय वर्षा की वहां पे खोज की गई थी, और कौन से वैज्ञानिक ने इसने खोज की थी ये नाम मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीजें आपको वहां बिल्कुल पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है। जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को, जल का फार्मूला क्या आपका होता है, H2O यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि इनके जो द्रव्यमान है इनका रेशियो यहाँ पे क्या हो जाता है। तो इनका रेशियो सीधा सीधा आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो हाइड्रोजन के कितने भाग यहाँ पे, हाइड्रोजन का द्रव्यमान आप सीधा सीधा क्या बताओगे, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका, 16 यहाँ पे हो गया। अब इनका अगर रेशियो पूछा गया 2 से आप डिवाइड कर दो, 1 अनुपात आपका 8 यहाँ पे हो गया। यही आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये आपका जो द्रव्यमान सिद्धांत है, द्रव्यमान संरक्षण नियम, ये किसने वहां पे दिया था, यहां पे याद करना। अगर कभी आपसे पूछा गया द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, ये बताओ ये जो नियम है ये किसने वहां पे दिया था, तो वैज्ञानिक का नाम आप क्या बताओगे यहाँ पे, लाउइसियर। ये वैज्ञानिक का नाम यहाँ पे लिख लेना। और ये संरक्षण नियम कब दिया था, 1789 ईस्वी में ये नाम वहां पे दिया गया था। अब एक क्वेश्चन ये आपसे जल के बारे में, जल की बात वहां पे हो रही है, ये पूछता है कि जो जल का घनत्व कितने टेम्परेचर में सबसे ज्यादा वहां पे होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है। तो यहाँ पे एक चीज ये याद कर लेना कि जो आपका जल का घनत्व होता है, क्या बताओगे, जल का घनत्व, जल का घनत्व सबसे अधिक, सबसे अधिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। कितने टेम्परेचर में आपका होता है, तो बताओगे 4 डिग्री सेल्सियस। क्या बताओगे यहाँ पे, 4 डिग्री सेल्सियस, याद कर लेना। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा जल का घनत्व किस ताप पे सबसे ज्यादा वहां पे होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड का नाम आपको वहां पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है, तो वस्तु के त्वरण को क्या कहा जाएगा, उसके त्वरण को क्या कहा जाएगा भाई, एक समान बढ़ रहा एक समान कम हो रहा, तो आप क्या कहोगे, उसके त्वरण को एक समान ही तो कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एक समान। ऑप्शन नंबर बी क्या कह दोगे, और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अदो यहाँ पे एक चीज ये याद कर लेना है कि जो आपके गैलीलियो ने 1604 ईस्वी में त्वरण का अध्ययन वहां पे किया था। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए आपसे कि जो आपका त्वरण होता है, त्वरण का अध्ययन, त्वरण का अध्ययन आपका ये कब वहां पे किया गया था, तो इसका अध्ययन कब बताओगे, कब वहां पे किया गया था, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। आप बताओगे इसका अध्ययन आपका 1604 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, आप वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे, गैलीलियो के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा आपका इसका अध्ययन किया गया था। इसका फार्मूला क्या होता है, V बराबर U प्लस 80 हो जाता है, जहां पे क्या होता है, एक समान त्वरण, क्या होता है, एक समान त्वरण की बात यहाँ पे आपकी की जाती है। तो ये फार्मूला भी याद कर लेना। और ये त्वरण का जो अध्ययन है सबसे पहले गैलीलियो ने कब किया था, 1604 ईस्वी में वहां पे आपका किया था। अब जैसे आप देखा होगा कोई अगर वस्तु मुक्त रूप से वहां पे छोड़ी जाती है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से नीचे वहां पे गिरता है, वो क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान ही तो वहां पे आपका हो जाता है एक प्रकार से। तो फिलहाल हम लोग क्या बता देंगे, एक समान आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे ठंडी, अभी एक क्वेश्चन आया था गर्म वायु, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ठंडी वायु। तो मैंने क्या बता दिया था कि जो आपकी गर्म वायु का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, ठंडी वायु वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर वहां पे होता है। तो ठंडी वायु में सीधा सीधा आप क्या याद कर लोगे कि गर्म हवा से भारी होती है, अतः ठंडी वायु आपकी नीचे रहती है। तो ऑप्शन डी सीधा सीधा आप क्या कहोगे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। सीधा सीधा ये आप
याद वहां पे कर लेना, क्योंकि दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आए, गर्म वायु का और ठंडी वायु का। तो अगर पेपर में कभी आपसे आए तो उसमें कंफ्यूज कभी वहां पर ना होना। तो एक बार ये सारे ऑप्शन ध्यान से वहां पे देख लेना। और इसकी पीडीएफ भी मैं अपने जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम में भी डालूंगा और एप्लीकेशन भी वहां पे डालूंगा। ये सारे पीडीएफ आपको वहां पे मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के होता है। वर्ग, देखो इसका सीधा अगर फॉर्मूला आपको पता है तो बड़ी आसानी से आप इसके आंसर वहां पे दे सकते हैं। इसका फॉर्मूला सीधा सीधा क्या होता है, ये होता है आपका F बराबर आपका G m1 m2 बटे आर स्क्वायर यहाँ पे होता है। अगर ये फार्मूला आपको याद है, सारे आप आंसर यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो हम क्या बताएंगे, ये चार ऑप्शन आपके दिए गए तो सीधा सीधा क्या कहोगे भाई, समानुपातित हो रहा है। यहाँ पे दो पिंडों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके द्रव्यमानों के, ये जो आपका बल हो गया, इनके जो आपके द्रव्यमान यहाँ पे दिए गए इनके क्या है आपके भाई, समानुपातित यहाँ पे हो जाता है। तो क्या बताओगे, समानुपाती आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप ये बता दो, अच्छा यहाँ पे ये जो जी का मान कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसका मान क्या बताओगे, ये होगा 6.67430 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 आपका मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम यहाँ पे आपका हो जाता है। ये सीधा से याद करिएगा, ये एग्जाम में इसका मात्रा कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। एक क्वेश्चन ये याद करना कि एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे बड़ा द्रव्यमान, अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ जो सूर्य होता है, सूर्य का द्रव्यमान आप बताओ कितना वहां पे होता है, तो क्या बताओगे 1.989 इंटू 10 की पावर 30 kg, ये क्या हो जाएगा, सूर्य का द्रव्यमान यहाँ पे आपका हो जाता है। एक क्वेश्चन ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताओ जो पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण जी होता है इसका मान कितना होता है, मान क्या बताओगे, ये होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे आपकी हो जाती है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो पूछा गया, जो जी है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, वैज्ञानिक का नाम क्या बताओ, कैवेंडिश। किसके द्वारा, वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा कैवेंडिश के द्वारा किसकी खोज की गई थी। और वर्ष अगर पूछ लिया जाता, वर्ष बताते 1798 ईस्वी में। तो अगर ये पूछा जाए जी का खोज किसने की, कैवेंडिश वैज्ञानिक का नाम होगा, वर्ष पूछता 1798 आप बताते, इसका मान ये याद कर लेना यहाँ पे। और सूर्य का द्रव्यमान भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है ये भी आपके पेपर में आ चुका है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे याद कर लेना। अब यहाँ से आगे हम लोग मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। मैथ मैंने बता दिया, मैथ बिल्कुल नॉर्मल आती है, अगर बेसिक आपकी सही है तो सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से वहां पे आप कर पाओगे। तो पहला मैथ क्वेश्चन ये दिया जा रहा है कि एक विद्यार्थी को 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 और x का अंक गणितीय जो माध्य निकालने के लिए कहा गया, तो उसे माध्य कितना दिया गया, माध्य 12 प्राप्त हुआ। तो x के स्थान पर वहां बताओ क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे x आपका दिया गया है इसके स्थान पूछा जा रहा है, क्या आपका वहां पे आ जाएगा। देखो माध्य कितना यहाँ पे दिया, सिंपल कैसे लगाओगे, माध्य कितना वहां पे दिया गया है, माध्य आपका 12, टोटल संख्याएं कितनी वहां पे हैं, आप ये संख्याएं गिनोगे तो ये टोटल आपकी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्याएं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, हमें दिया गया यहाँ पे कुल संख्या, देखो कुल संख्या क्या आपको यहाँ पे दी गई है, आप कहोगे कुल संख्या हमें दी गई है 12, ठीक है। देखो माध्य कितना आपको दिया गया, माध्य आपको दिया गया है अकेरो 12, माध्य कितना दिया गया 12। तो यहाँ पे हम ये निकाल सकते हैं इसका कुल योग, कुल योग यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 12 गुणे 12, यानी माध्य कितना आपको दिया गया, संख्याएं कितनी है दोनों को गुणा कर देना, ये क्या निकल आएगा योग। तो 12 गुणे 12 आप करोगे, ये आपको हो गया 144 यहाँ पे हो गया। अब देखो ये संख्याएं जो आपको दी गई है, यानी x को लेके 12 संख्या है, लेकिन जो अंक हमें पता है वहां पे ये टोटल 11 अंक पता है। जब आप इन सभी को जोड़ो, यानी 3 + 11 + 7 + 9 + 15 + 13 + 8 + 19 + 17 + 21 + 14, इन सभी को हम जब जोड़ते हैं ये कितना निकल के आ रहा है, ये आपका 127 यहाँ पे निकल के आ गया। यानी 11 संख्याओं को, जो आपकी 11 संख्या यहाँ पे दी गई है
उनका योग हमने कितना निकाल लिया, ये आपका निकला 127। तो जो आपकी 12वीं संख्या है, 12वीं संख्या कौन सी है आपकी, x वहां पे हो जाती है। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान सीधा कहोगे 144 में हम ये 127 माइनस कर देते हैं, बराबर निकल के आ गया 17। यही हमारा 17 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। तो सीधा सीधा क्या कह दोगे, ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और यही सेम पैटर्न आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे आते हैं, बस वहां पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या चीज हमसे पूछी जा रही, तभी आप इनके आंसर वहां पे दे पाओगे। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, एक दुकान ने अपनी कीमत में 10% की कमी की, तो एक सामान की नई कीमत क्या हो जाएगी जो पहले 500 रुपए में बेची जा रही थी। अब ये बताओ, अगर कोई वस्तु आपकी 500 रुपए में थी, 10% की कमी कर दोगे, कितनी हो जाएगी आपकी, अब बेच रहे हो इसे 90% में, तो 90/100 का मान यहाँ पे निकालो, 2 0 सीधा सीधा कट जाएंगे, 5 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, उसकी रेट क्या हो गया, 450 रुपए हो जाएगी। तो सीधा सीधा आप क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मैथ बिल्कुल इजी आती है, बड़ी आसानी, सारे क्वेश्चन आप वहां पे बना लोगे। अगला क्वेश्चन ये क्या पूछा जा रहा है, एक पुस्तक को 40% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि पुस्तक का लागत मूल्य 25 रुपए है तो उसका विक्रय मूल्य बता दो कितना हो जाएगा। अगर उसका लागत मूल्य मान लो क्रय मूल्य कितना 25 है और हमें 40% का लाभ वहां पे लेना है, कितने बेच देंगे हम, 140/100 का यहाँ पे बेच देंगे। यहाँ पे अब देखो 25 चौके यहाँ पे 4 से काटो, 4 यहाँ पे आ गया, और 2 से काटा, 2 दूना 4 हुआ, यहाँ पे आपका 70 हो गया, 2 से फिर हमने काट दिया, ये टोटल आपका 35 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो कितने का आप बेच दोगे, 35 रुपए का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो आपका अगला सवाल क्या दिया जा रहा है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहां बता दो। क्या दिया गया, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आप वहां बता दो। कैसे सॉल्व करोगे ध्यान देना। पहले से ये बताओ, जो आपकी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6, हमने क्या लिख दिया, 6 बार यहाँ पे 9 ले लिया। अब इसके केवल हमें गुणनखंड वहां पे कर देने, उन गुणनखंडों में जो संख्या है निकल के आएंगे, उसके एक एक डिजिट वहां पे आपको लेके चलना है। तो हमें तो गुणनखंड आपको पता ही है कैसे, आप मान लो कई तरीके से वहां पे कर सकते हो। जैसे ये मान चलो हमें मान लो 18 दिया गया है, 18 का हमने कहा गुणनखंड करो, कैसे हम लोग करते थे, यहाँ पे पहले 2 से करेंगे, यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, फिर 3 से करते थे, यहाँ 3 तक का 9, 3 1 1। तो यहाँ पे अगर हमसे ये पूछा जाता है कि 18 के बताओ कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, तो हम सीधा कहते हैं, एक तो आपका ये 2 हो गया, एक आपका 3 हो गया, ये दो संख्या हम सीधा कहते हैं 2 आपके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हो जाते हैं। ये आंसर बोलते हैं हम, एक संख्या ये, एक संख्या ये। लेकिन हमें जो 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या का पूछा गया है, तो आप जो ये बताओ, इसके जो हम गुणनखंड फैक्टर वहां पे करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सिंपल सा आपको हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक बार 7 से कटेगा, फिर 11 से कटेगा, फिर आपको ये 13 से कटेगा, फिर आपको ये 37 से कटेगा। इसको जब सॉल्व करोगे यही वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है। जैसे इसको भी हम यही लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 का स्क्वायर, ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यही तरह इस तरह आप इन सभी के आंसर वहां पे बड़ी आसानी से आप वहां पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब एक बार हमने क्या लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, एक बार 7 लिखा, एक बार 11, एक बार 13, एक बार 37, यानी 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। यानी हम क्या कह सकते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी यहाँ पे होगी, 5 यहाँ पे हो गई। तो सीधा सीधा क्या बता दोगे आप, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह आप इनके आंसर दे पाओगे। देखो जैसे सब कैलकुलेशन आपकी अच्छी जाती जाएगी, आपकी स्पीड भी ऑटोमेटिक वहां बढ़ जाएगी और बड़ी आसानी सभी के आंसर वहां पे आप दे पाओगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं हैं, ये सदस्यों का कितना प्रतिशत है। देखो 4/25 क्या मतलब हुआ, 25 में अगर यहाँ पे 4 महिलाएं हैं तो ये परसेंटेज में कितना हो जाएगा। तो परसेंटेज क्या करोगे, 100 से आप यहाँ पे गुणा कर दोगे, ये सिंपल 25 चौके 100 हुआ, 4 गुणे 4 आप कर दोगे, कितना हो गया 16% यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं, 16% आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया जा रहा है,
800 पर 3 वर्ष और 600 रुपए पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कुल 180 रुपए है। तो ब्याज की दर बताओ क्या वहां पे हो जाएगी। देखो हमें सीधा क्या पता होता है, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है इसका होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहां मान लो दो चीजें दी जा रही हैं। देखो पहले में क्या दिया गया, अगर मूलधन हम कितना लेके चले 800 रुपए का, मूलधन अगर हम लेके चलते यहाँ पे 800 रुपए का, और समय आपका 3 वर्ष है, दर हमसे पूछी जा रही बटे आप यहाँ पे क्या कर दिए 100, और प्लस आगे क्या हो गया, अब यहीं पे हमने अगर मूलधन 600 मान लिया, समय आपका 2 वर्ष हुआ, दर आपसे पूछी जा रही बटे 100। यानी जब हमें इनको सोल्व किया, यहां जो हमें ब्याज मिला, ब्याज कितना दिया जा रहा है आपको कहा गया इन दोनों जोड़ के आपका 180 रुपए का, 180 रुपए का हमें ब्याज यहाँ पे दिया जा रहा है। हमसे केवल पूछा क्या जा रहा है, अब हमें तुम इस आर का मान बता दो, आर का मान यहाँ पे कितना आपका हो जाए। कैसे सोल्व करोगे, तो ये दो जीरो हमने सीधे सीधे यहाँ पे काट दिए, जीरो जीरो हमने क्या कर दिया यहाँ पे काट दिया, आपने सीधा सीधा ये यहाँ पे आपने काट दिया। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 का 8, 8 16, 8 24, आपका 24 ये आर हो गया, इधर 6 दूनी 12 और 24 और 12 हमने जोड़ा। देखो यहाँ पे क्या हुआ 8 3 24, ये बच रहा है यहाँ पे 24 आर बचा, यहाँ पे 6 गुणे 2 किया 6 दूनी ये 12 आर बचा, बराबर आपके ये 180 यहाँ पे दिया गया। 24 और 12 हमने जोड़ दिया, ये हो गया आपको 36 आर हो गया, बराबर 180 दिया जा रहा है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आप सीधा कहोगे 180 बटे 36 यहाँ पे हो गया। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना निकल के आ जाएगा, काटोगे जैसे ये आपका हो जाएगा 5%। तो हम क्या कह देंगे, दर कितनी हमारी निकल के आ गई, दर आपकी हो गई 5%। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। बस सवाल में जैसे जैसे जो जो चीजें दी जा रही वैसे आप सॉल्व करते चलो, आपका आंसर आसानी से वहां पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, ये बताओ ए जो है बी से 2 गुना कुशल है, दोनों मिलकर 18 दिन में काम पूरा करते हैं, तो बी अकेले कितने दिन वहां पे लेगा। तो बात की जा रही है यहाँ पे दो लोग, एक ए हो गया ये बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कुशल, यानी इनकी जो क्षमताएं दी जा रही है कि जो आपका ए है बी से 2 गुना कुशल है, यानी कि जो ए है अगर बी 2 काम करेगा, ए कितना काम करेगा, एक काम वहां पे करेगा। यानी अब ये बताया जा रहा है कि दोनों मिलकर अगर वो 18 दिन में कोई काम करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या चीज मिल गई, यहाँ पे तो बताओ कुल कार्य क्षमता कितनी हो गई। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी कुल कार्य क्षमता है इन दोनों का योग हो जाएगा। कुल कार्य क्षमता कितनी आपकी होगी, आप कहोगे 3 भाग होगी, कितनी भाग होगी 3 भाग यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे यही चीज आपका दिया गया है, ये जो आपका 3 भाग है ये बराबर है आपके 18 दिन के, 18 दिन के। आप बताओ एक भाग बराबर क्या हो जाएगा, हमसे पूछा किसका, बी का पूछा जा रहा है, बी का कितना एक भाग है। अब ये बताओ अगर किसी जब 2 लोग साथ काम कर रहे थे तो हमें 18 दिन लग रहे थे, और जिसमें एक मान लो 2 काम कर रहा था और जो बी था ये एक काम कर रहा है। अब जब मतलब एक ही लोग काम करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा कम समय लगेगा, तो आप कहोगे ज्यादा समय लगेगा। तो अगर 3 भाग आपके 18 दिन के था, एक भाग किसके बराबर हो जाएगा, आप सीधा कहोगे 18 गुणे 3 कर दोगे, ये टोटल आपका 54 दिन यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे, जो अगर वही काम भी अकेले वहां पे करता तो उसे टोटल 54 दिन का समय वहां पे लगता। तो ऑप्शन नंबर बी आप सीधा सीधा इसका राइट आंसर वहां पे बता देते। क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, सबसे छोटी संख्या x जिसे आपका 8 12 20 28 35 से भाग देने पे हर बार 5 शेषफल बचे, तो ये बताओ x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करो, सीधा से आपको करना है क्या, जो संख्याएं यहाँ पे आपके दी जा रही है, वो यहाँ पूछा गया सबसे छोटी, जब सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी जाएगी आपको उनका एलसीएम वहां पे लेके चलना है। इसमें सीधा सीधा आपसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या x जिसे आपका 8 12 20 28 35 से भाग देने पे हर बार आपका 5 शेषफल यहाँ बचे। तो सिंपल से करना है क्या, आपको जो संख्याएं दी जाएंगी उनका आपको एलसीएम निकाल लेना है, जो आपका उसका एलसीएम वहां पे निकलेगा, जो शेषफल आपका दिया जा रहा है वो आपको उसी में जोड़ देना है। अब यहाँ पे आगे क्या हमसे पूछा जा रहा है
कि जो संख्या आपने वहां पे निकाली उनके अंकों का योग वहां पे कितना हो जाएगा, ये चीज आपसे यहाँ पूछी जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका 8 12 सिंपल सा 8 हो गया, 12 हो गया, 20 हो गया, और आपको एक संख्या 28 दी गई, एक संख्या आपकी यहाँ पे 35 दी गई, इन सभी का एलसीएम आप निकालोगे। तो इनका एलसीएम कितना आपका निकल के आ रहा है, एलसीएम आप कहोगे ये निकल के आ गया आपका 840, ये हो गया आपका एलसीएम यहाँ पे हो गया। और हमने क्या कहा था, जो आपका शेषफल यहाँ बच रहा था, अगर शेषफल आपका 5 बच रहा था तो उसी एलसीएम में सीधा सीधा आप 840 वो शेषफल आप यहाँ पे जोड़ दोगे, ये संख्या होगी आपकी 845 यहाँ पे हो गई। अब सवाल में ये चीज हमसे पूछी जा रही है, ये बताओ उनके अंकों का योग क्या होगा। इनके अंकों का योग पूछा गया, यानी 8 + 4 और +5 इन सभी संख्याओं जैसे आप जोड़ोगे कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका 17 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इस तरह बड़ी आसानी से आप इनके आंसर वहां पे दे सकते हो। दोस्तों केवल आपको क्या करना है, इन संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना, जो शेषफल रहेगा उसको जोड़ देना, जो संख्या मिलेगी उनके अंकों को जोड़ देना, वही आपका आंसर वहां पे आपका हो जाता है। तो इस तरह के सवाल आपके पेपर में आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं आते, बस केवल आपको पता वहां पे होना चाहिए। जैसे क्या दिया गया, 1 किलोग्राम में कितने वहां पे ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम को हम ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से यहाँ पे गुणा कर देते हैं, ये टोटल वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी आपकी, निकल के आ जाएगी 1000। तो आप क्या कह दोगे, सीधा सीधा आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए, आप कहोगे 1000 ग्राम यहाँ पे हमारे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या यहाँ पे दिया जा रहा है कि एक कार अगर 1 घंटे में 65 किलोमीटर दूरी चलती है तो 5 घंटे में बताओ कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी यहाँ पे तय करेगा। तो हमें फार्मूला क्या पता होता है, यहाँ पे चाल बराबर आपका क्या होता है यहाँ पे, तो जो फार्मूला आपका होता है स्पीड बराबर चाल बराबर आपका दूरी बटे समय यहाँ पे होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कितनी दूरी यानी कितना डिस्टेंस वो तय करेगा, तो ये हो जाएगा आपका चाल गुणे समय यहाँ पे हो जाएगा। चाल कितना यहाँ पे दिया जा रहा है, आप कहोगे 65, तो जहां चाल लिखा है वहां पे हमने लिख दिया 65, और समय कितना हमें दिया गया है, समय दिया गया आपको 5 घंटे। तो 65 गुणे 5 करो, कितना निकल के आ जाएगा, 325 किलोमीटर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, आप कहोगे 325 किलोमीटर की दूरी वो आपका वहां पे तय करता है। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये बताओ 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस ए में ए का मान बता दो, यहाँ पे क्या हो जाता है। देखो इस सवाल को सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले जहां पे आपको ये का लिखा रहता है उसको आपको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे आपका 475 ये लिखा है 475, का मतलब क्या होता है आपका गुणा यहाँ पे हो जाता है। तो 950 गुणे 64 बटे आप 100 यहाँ पे जैसे ही करोगे इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, प्लस बताओगे 608 यहाँ पे निकल के आ गई। जब ये आप सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आप कहोगे 608 होगी। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे आपके लिखा हुआ है 900 प्लस का ए आपका ये दिया गया। अब 475 प्लस 608 जैसे हम जोड़ेंगे ये हो जाएगा 1083 हो गया, बराबर यहाँ पे हो गया 900 और प्लस ए। तो ए बराबर कितना आप कह दोगे, ये हो जाएगा आपका 1083 में आप सिंपल से 900 माइनस कर दोगे, ये हो जाएगा आपका 183 यहाँ पे निकल के आ गया। यानी हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 183 आपका राइट आंसर हो जाता है। तो कितना राइट आंसर हो गया, 183 हमारा राइट आंसर। ए का मान कितना आपने निकाल लिया, 183 हो जाएगा। अगला सवाल क्या यहाँ पे दिया जा रहा है, एक पार्क में 784 पौधे हैं व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि हर पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या आपसे यहाँ पूछी जा रही है, यानी प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे यहाँ पे आपके आएंगे। देखो हम मान लेते हैं कि हमने माना कि जो आप ये मान लो कि जो आपकी पंक्ति है, पंक्ति अगर आपने माना n पंक्तियां यहाँ पे होगी, तो अगर n पंक्तियां है वहां पे तो प्रत्येक पंक्ति में उतने पौधे भी हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधे कितने हो जाएंगे, अगर पंक्तियां आपने n मानी है पौधे भी आपके n यहाँ पे हो गए। यही चीज आपको दिया जा रहा है कि एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या के समान ही वहां पे हो। तो हमें क्या दिया जा रहा है कि n गुणे n,
n गुणे n, इन दोनों का मान आपको 784 के बराबर यहाँ पे दिया गया है। तो n स्क्वायर बराबर आपका हो गया ये सिंपल 784 हो गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 784 यहाँ पे आप कर दोगे। तो जैसे ये किसका वर्गमूल यहाँ पे हो जाएगा, आप कहोगे ये आपका 28 का वर्गमूल यहाँ पे हो गया। तो अगर आपका n का मान 28 आपको मिल जाता है तो हम क्या कहेंगे, पौधों की संख्या कितनी यहाँ पे हो जाएगी, क्यों पौधे भी हमने n ही तो यहाँ पे माने थे, तो पौधे भी कितने आपके हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। तो सिंपल से क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के यहाँ पे हो जाता है। यही सेम पैटर्न आपके एग्जाम को वहां पे होता है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन वहां पे तैयार कर रहे हो तो आपके एग्जाम बिल्कुल क्वेश्चन यहां से आपको नजर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक वर्ग का क्षेत्रफल 9x² 24xy और प्लस का 16y² है, तो इसकी भुजा आप बताओ। देखो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। अगर ये आपका मान लो भुजा स्क्वायर, ये स्क्वायर का मान दिया जा रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है इसकी भुजा आप बताइए क्या हो जाएगी। देखो जहां पे आपका ये 9x² लिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये जो आपका 16y² लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 4y², ये यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं, जैसे कि आपका फार्मूला आपने देखा होगा, एक फार्मूला होता है a² प्लस का 2ab और प्लस का b²। ये फार्मूला किसका होता था, आप कहते थे ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे होता है। तो इसको हम इस रूप में इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। इसको सिंपल से क्या करते, 2 गुणे यहाँ पे कर देंगे 3x, यहाँ पे हमने कर लिया 4y। इसको जब पूरा गुणा करोगे यही वैल्यू आपकी निकल के वहां पे आ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं ये किसका फार्मूला आपका हो गया, 3x और प्लस का 4y का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या पता हो गया कि ये आपका भुजा स्क्वायर, तो हमें पता है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो अगर ये a स्क्वायर बराबर हमारा दिया गया है कितना, 3x प्लस का 4y का होल स्क्वायर दिया जा रहा है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका जो स्क्वायर है हट जाएगा। तो 3x और प्लस का 4y ये आपको यहाँ पे निकल के आ गया, और यही चीज हमसे पूछी जा रही है। तो ये बताइए इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, क्या बताओगे, 3x प्लस 4y हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला जा रहा है एक चतुर्भुज के विकर्ण अगर 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। देखो जब आपको क्या पता हो विकर्ण वहां पे हमें दिए गए हो, अब बात किसकी हो रही है, सम चतुर्भुज की बात हो रही है, तो इसका क्षेत्रफल का सीधा सीधा फार्मूला क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 d1 d2, यानी इसके जो विकर्ण होते हैं विकर्णों का गुणनफल होता है। तो क्या क्या दिया गया हमें, 1/2, पहला विकर्ण कितना हमें दिया गया, एक 5 है एक 7 है, कितना, एक आपका 5 दिया गया, एक आपका 7 दिया गया, 7 पना 35 किया, 35 का आप 2 से डिवाइड करोगे 17.5 आपका निकल के आ जाएगा। तो आप कहोगे क्या हो जाएगा, 17.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या आपका दिया जा रहा है, एक 40 मीटर लंबे और 18 मीटर चौड़े आयताकार खेत में 360 मीटर प्रति क्यूब जल से सिंचाई की जाती है, तो खेत में जल स्तर की ऊंचाई बताइए क्या होता है। यहां आपको पता होना चाहिए आयतन का फार्मूला। देखो यहां पे हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, जल का आयतन। देखो जल का आयतन का फार्मूला आपका क्या यहाँ पे हो जाएगा, आप कहोगे यहाँ पे उसकी जो लंबाई यहाँ पे दी गई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, और गुणे क्या लिख दोगे यहाँ पे, ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, जल का आयतन कितना यहाँ पे दिया गया, आप कह रहे हो 360, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 360 लिख दिया। अब यहाँ पे आगे क्या क्या दिया, एक 40 मीटर लंबे, लंबाई जहां 40 हमने लिख दिया, और चौड़ाई कितनी दी गई 18 मीटर, और ऊंचाई आपसे h का मान पूछा जा रहा है, बस इसी h का मान निकाल लो। 18 की काटो, 18 दूना 36, 0 हुआ, बराबर क्या हो गया यहाँ पे 40 हो गया, और गुणे h, तो यहाँ पे h बराबर क्या हो गया, आप कहोगे 20/40 हो जाएगा। 0 0 काटा, 2 से 2 काटा, बराबर 1/2, 1/2 का हम 0.5 कर देंगे, मात्रा क्या हो जाएगा आपका मीटर में।
तो सीधा सीधा आप क्या कह दोगे 0.5 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। कितना हो जाएगा 0.5 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। अब ये बताओ यदि एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, यहां से हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गया और टोटल 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के वहां पे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है यदि DAMSEL को आपका AEDLMS के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो ये बताओ VALOVUR को कैसे वहां पे आपका लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे क्या किया गया कि जो आपके वावल वावेल होते हैं और कांस्टेंट होते हैं दोनों को अलग कर दिया, स्वर और व्यंजन को दोनों को आपका अलग वहां पे कर दिया गया। तो आपको ये पता है कि जो आपके अल्फाबेट होते हैं ABCD होती है, वहां पे वावेल कौन कौन से होते हैं, वहां पे ए हो गया AEIOU, ये 5 वहां पे हो जाते हैं। तो इन 5 को सबसे पहले अलग कर दिया गया। देखो यहाँ पे एक आपका ए यहाँ पे लिखा है, इसको अलग कर दिया गया। इसके बाद ये आपका ई लिखा है, ये अलग कर दिया गया। अब देखो सेम आपको यही इसमें भी करना है। यहाँ भी वावेल उनका क्रम भी क्या, वही क्रम में आपको सारे लगाएंगे, पहले उसी क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पे वावेल क्या है हमारा, वो ए आपका वावेल हो गया, ओ वावेल हो गया, AEIOU, अब यू हो गया। तो पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए लिख देंगे, फिर आपका ओ हो जाएगा, फिर यू हो गया। पहले हम देखो किसी ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो AOU इसमें है नहीं, ये कट गया, AOU इसमें दिया गया। अभी ये आंसर हो सकता है, ये भी कट गया हमारा, ये भी कट गया। तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं ऑप्शन बी ही हमारा आ गया, राइट आंसर हो गया। आगे के वर्ड हमें चेक भी वहां पे नहीं करने, केवल क्या हुआ आपका स्वर और व्यंजन को अलग अलग वहां पे लिखा गया। पहले जो आपके वॉवेल थे वो अलग कर लिए गए। तो हमें पता है कि आपके ABCD होती है, वहां पे वॉवेल कौन से होते हैं, ए होता है, ई होता है, AEIOU, ये सारे आपके वॉवेल वहां पे हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये आपके अलग किए गए, उसके बाद जो आपके कांस्टेंट थे वो आपके वहां पे अलग कर दिए गए थे। अगला क्वेश्चन ये आपको एक दिया जा रहा है, इसका बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। वह अक्षर समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे यहाँ पे आपका आएगा। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब ये बताओ, जो जैसे आपको ये L से N हुआ, देखो L से N कैसे हो सकता है, L से N तब होगा जब आप 2 अंक आगे जाएंगे। जैसे L में 2 अंक आगे गए, N आ गया। N से आपका P कैसे हुआ, 2 अंक आगे गए। P से R हुआ, 2 अंक आगे गए। T से यहाँ पे 2 अंक आगे गए। अब यहाँ पे क्या आ गया, 2 अंक आगे इसके यहाँ पे आएंगे, कितना हो जाएगा आपका, ये कहोगे V, यानी कि TUV आपका V हो गया। अब ये बताओ, अब J से अगर आप I में आओगे, J से I में आ रहे हो, आप देख रहे हो -1, यानी 1 अंक हम पीछे वहां पे जा रहे हैं। वैसे I से अगर आप H में आओगे, 1 अंक पीछे गए। H से G आए, 1 अंक पीछे गए। F आए तो 1 अंक पीछे गए। यानी पहले तो हुआ आपका +2 हम बढ़े थे, दूसरा हुआ हम 1 अंक पीछे गए। अब यहाँ F में 1 अंक पीछे जाओगे, वहां पे क्या हो जाएगा, आप कहोगे E यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ B है, अब B से अगर आपका Y हो रहा है, B से क्या हो रहा है Y, आप देख लो 3 अंक पीछे वहां पे जा रहे हैं। कितने अंक जा रहे हैं पीछे, आप देख लो 3 अंक यहाँ पे। अब वैसे Y से अगर V आपका हो गया, 3 अंक पीछे गए। V से आपका S हुआ, 3 अंक पीछे गए। और S से अगर P हुआ, 3 अंक पीछे गए। और P में अगर 3 अंक आप पीछे जाओगे, क्या हो जाएगा, आप कह दोगे यहाँ पे M। तो हम सीधा सीधा क्या आंसर बोल सकते हैं कि आपका राइट आंसर कितना यहाँ पे हो जाएगा, आपका हो जाएगा VEM। क्या राइट आंसर हो गया आपका, VEM आपका हो गया। आपका ऑप्शन नंबर ए आप कहोगे सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे हो गया। कितना हो गया, VEM आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर वहां पे हो जाता है। इसके बाद उसे एक क्वेश्चन ये आपका दिया जा रहा है, ये आपका होता है रिलेशन से, रक्त संबंध से ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है। और ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क, सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन के कोई स्क्रीनशॉट वहां पे ले लीजिएगा, फिर इसे सॉल्व करिएगा, देखते हैं कौन कौन से बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर वहां पे दे पाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें क्या दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से असंगत पद ज्ञात चयन करें। असंगत यानी जो आपके ये 4 शब्द वहां पे दिए गए, इनमें से उसको बताना है जो इन चारों में से आपका बिल्कुल अलग हो। वहां पे पहला देखो कौन सा इसमें अलग हो जाएगा। देखो V के बाद W आता है, ये देखो S के बाद T हो गया, P के बाद Q हो गया, लेकिन यहाँ पे जो N के बाद K हो गया ना, यही तो आपका अलग हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे V हुआ, V के आगे हम +1 संख्या बढ़े, W हो गया हमारा, इसके आगे 1 बढ़े, T आ गया, P के आगे 1 बढ़े, Q आ गया। लेकिन इसमें कि तो हमारा ये गलत हो गया, हम क्या कहेंगे, यही हमारा असंगत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे
हो जाता है। तो अब एक क्वेश्चन ये आपका दिया जा रहा है कि वह विकल्प चुने जिसमें पदों के बीच वही संबंध है जो दिए गए पद युग्म के बीच वहां पे है। देखो 10 भुज है, 10 भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? आप कहते हैं 10 भुजाएं होती हैं। तो भाई पहला तो हमारा ये गलत हो गया, इसके हिसाब से पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। पंचभुज में आपको पता है 5 भुजाएं होती है, लेकिन यहाँ पे 9 दे दी, ये भी हमारा गलत हो गया। षटभुज में आपकी 6 भुजाएं होती हैं, यहाँ पे 7 दिया गया, ये भी हो गया। अष्टभुज, हाँ अष्टभुज में आपकी 8 भुजाएं होती है, 8 ही यहाँ पे आपका दिया जा रहा है। तो आप क्या कह दोगे? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो दोस्तों ये टोटल हमारे वो प्रैक्टिस सेट थे जो हमने अभी वहां पे देखे थे। अगर यहाँ पे आपके 35 क्वेश्चन तक आपके सही हो गए, ये मान जा तैयारी आपके बिल्कुल वहां पे सही चली। अगर किसी बच्चों को ये लगता है हमें इसी साल अपना एग्जाम क्लियर करना है, तो ये जो आपको नोट्स वहां पे दिए जाए, प्रॉपर आप एक बार नोट्स वहां पे तैयार कर लेना। आप जब भी पेपर में बैठोगे आपके एग्जाम में यहाँ बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये सारे नोट्स आपको जो एप्लीकेशन आने वाला वहां पे सारे अपलोड कर दिए गए, वहां से एक बार डाउनलोड जरूर कर लेना। पेपर के पहले ये चीजें वहां पे जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे कल एक अगली प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद।